दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर। दोस्तों मैं संदीप शर्मा आप लोग के बीच फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जो है हमारा पारिस्थितिकी निकेत। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, जो कि पर्यावरण से संबंधित था। तो पारिस्थितिकी निकेत दोस्तों जो होता है आपका, ये यानी इकोलॉजिकल जो निके होता है, ये क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, किस नियम पर ये काम करता है, इसके बारे में इस प्रश्न में हमको जानना है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं और देखते हैं। उससे पहले दोस्तों हमको ये समझना है कि सबसे पहले, जैसे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं आपसे इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में, तो दोस्तों आपको एक बार समझना है कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, और दोस्तों इकोसिस्टम को बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इकोलॉजी होता है एक अध्ययन होता है, एक विषय होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। इस ये विस्तृत क्षेत्र होता है, एक विज्ञान की एक शाखा हो सकती है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इकोलॉजी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत यानी इसका दायरा काफ़ी बड़ा होता है। पर्यावरण और जीवों के बीच में संबंध की जो अंतःक्रिया होती है उसके अंतर्गत यानी पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम इसका गहन अध्ययन करते हैं, वो दोस्तों हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। आप आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में समझ सकते हैं। जबकि दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, जैसे एक तालाब के अंतर्गत सभी रहने वाले जीव, एक झील के अंतर्गत, यानी आप एक छोटे से जंगल के किसी भाग के अंतर्गत, यानी छोटे दायरे में एक तंत्र का मतलब एक सिस्टम जो तंत्र होता है छोटा ही होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम दोस्तों एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है, जो थंबनेल में लगा है कि जो पारिस्थितिकी निकेत होता है या फिर इकोलॉजिकल जो निके होता है, जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप उसको नहीं समझ सकते। इस कारण से आपको हमने आसान भाषा में इसके बारे में बताया। इसी के ही अंतर्गत हमको पढ़ना है कि हमारा पारिस्थितिकी जो है आपका निकेत या फिर जो इकोलॉजिकल निके होता क्या है। देखिए दोस्तों, इसका अगर देखा जाए, इसकी जो रूपरेखा है बनाने वाले व्यक्ति, यानी पारिस्थितिकी निकेत अथवा निक शब्द जो होता है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों, उनका नाम है जोसेफ ग्रीनले। आपको इस नाम को याद रख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने दोस्तों क्या किया, 1917 में क्या है, इस शब्द को गढ़ा सबसे पहले, यानी इसका प्रयोग किया। सन कब याद रखना दोस्तों, 1917 की बात है। जोसेफ ने दोस्तों क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो कई प्रकार की जातियां और उपजातियां होती हैं, इनका जो स्थानीय वितरण होता है, उस व्यवस्था को इसी माध्यम से निरूपित किया जाता है। यानी कि निकेत के माध्यम से ही दोस्तों क्या किया जाता है, उनको ज्ञात, उनको समझा जा सकता है, उनको पढ़ा जा सकता है। दोस्तों आप इसका अगर दूसरा नाम देखें तो इसको निकेत भी हम कह सकते हैं, इसको निलय भी कह सकते हैं, और दोस्तों इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, निक भी बोला जाएगा। आप कहेंगे NICHE, ठीक है, NICHE यानी निक। निक कहिए, निलय कहिए या निकेत कहिए, ये तीनों शब्दों का दोस्तों तात्पर्य सिर्फ एक ही होता है। अब इसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, अगर किसी पारिस्थितिकी अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए, या फिर इसकी लाइन कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, हमारी पिछली परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ चुका है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका, उसकी स्थिति तथा पर्यावरण के साथ उसकी अंतः प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। पारिस्थितिकी निकेत यानी निके कहेंगे या फिर निलय कहते हैं। ये लाइन दोस्तों बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में सीधे सीधे हमारे आ चुका है। यानी यूपीपीसीएस की परीक्षा जो हमारी हो चुकी है, यूपीपीसीएस 2022 के परीक्षा में डायरेक्ट ये लाइन आपसे पूछी गई है। इसलिए दोस्तों इससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला दोस्तों समझिए इस पॉइंट को कि अगर किसी विशेष प्रजाति द्वारा अपने पर्यावरण में संसाधनों के उपयोग तथा भौतिक पारिस्थितिकियों तथा उसकी जैविक गतिविधियों के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। ये दोनों लाइन दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लाइन आपसे पूछ सकता है और पूछा जा सकता है कि किसके बारे में कहा जा सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट अगर देखेंगे, अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस निकेत के अंतर्गत यानी जो आपका हैबिट्स होता है, किसी जीव जंतु का जो पर्यावास होता है, उसके अंतर्गत किसे रखा गया है। ऐसा समझ लीजिए, अगर कोई एक बड़ा पेड़ हो और बड़े पेड़ पे आप देखेंगे तो कई प्रकार की पक्षियां रह सकती हैं। यानी एक बहुत सा बरगद का पेड़ हो या कोई ऐसा सहबबूल का पेड़ हो, बड़ा
पेड़ हो, पौधा हो, तो उस पर कई प्रकार की पक्षियां का निवास हो जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। या फिर तालाब की बात किया जाए दोस्तों, तो तालाब में आप देखेंगे तालाब की तलहटी में कवक या फिर छोटी मछलियां या छोटे जीव नीचे रह सकते हैं, बीच में भी कुछ ऐसे जीव रहते हैं, तालाब के ऊपरी भाग पर भी बहुत सारे जीव रहते हैं। यानी एक ही सिस्टम में, एक ही सिस्टम के अंतर्गत हमने आपको बताया, यानी तालाब किसका उदाहरण हो जाएगा, इकोसिस्टम है दोस्तों। तो इकोसिस्टम में, इस सिस्टम में बहुत सारे जीव का पर्यावास हो सकता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और आपको एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि रेगिस्तान में कैक्टस का पौधा जो पानी की खोज में उसकी रूट्स, उसके जड़ें काफ़ी क्या हो जाती हैं, चौड़ी या फिर काफ़ी लंबी हो जाती हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य हमको दोस्तों याद ये रखना है कि अगर किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां एक साथ नहीं रख सकती, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों एक घास का प्रतिस्पर्धी अपवर्जन का नियम होता है। यानी एक व्यक्ति है, उनको, उनका नियम है, गॉस का नियम कहा जाता है दोस्तों। तो गॉस का प्रतिस्पर्धी अपवर्जन का जो नियम होता है, यह सीमित संसाधनों या योग्यता की कमी पर आधारित होता है। ऐसा समझ लीजिए, अगर मान लीजिए यही पौधा है, यही पेड़ है और इसी पे रहने वाले जीव हैं, ऐसे जीव हैं या ऐसी चिड़ियां हैं जो आपस में मिलकर नहीं रह सकते। यानी आपस में कोई जो बड़ा होगा वो छोटे को मार के खा जाएगा, या तो वहां से उसको क्या कर देगा, पलायन करवा देगा, हटा देगा। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, घास का जो नियम होगा, यानी घास का प्रतिस्पर्धी अपवर्जन नियम, ये कहता है कि अगर योग्यता की कमी हो जाए या फिर सीमित संसाधनों की कमी हो जाए, योग्यता का मतलब एक छोटा हो जाए, एक बड़ा हो जाए, दोनों इक्वल ना हो, तो एक दूसरे से क्या करेगा कि किसी जीव समुदाय की दो जातियां आपस में एक साथ नहीं रह सकती। इसका रीजन दोस्तों यही है कि बड़ा जो जीव होगा छोटे जीव को मार देगा या उसको नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा, उसका कारण ये हो सकता है। दूसरा हमने क्या पॉइंट आपको बताया, क्या कि यदि किसी निकेत में रहने वाली जो जातियां हैं दूसरे निकेत में रहने वाली जातियों की पूरक होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप ऐसा समझ लीजिए, हम उदाहरण आपको दे देते हैं मधुमक्खी का। मधुमक्खी क्या करती है, जिस निकेत में रहती है, जहां पे वो पर्यावास है उसका, जहां पे उसका हैबिट्स है, आप देखेंगे तो वो क्या करेगी कि परागण का, यानी जो पौधे होते हैं उसका परागण का भी काम हो जाएगा और उसके साथ जो फूल है, फूलों का रस भी ले लेती है। यानी एक दूसरे को क्या है, लाभ भी पहुंचाने का काम इन दोनों के द्वारा हो जाता है। इसमें संसाधनों का बंटवारा भी हो सकता है। लेकिन ये किस स्तर पे आएगा दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप ऐसा याद कर सकते हैं, समुद्र में रहने वाले जो जीव होंगे वो, या तो जो जंगल में रहने वाले जीव होते हैं वही इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा एक छोटा सा वीडियो था। हमारा प्रयास था कि आप अच्छी तरह से जो इकोलॉजी के अंतर्गत आने वाला है, पारिस्थितिकी निकेत से आने वाले जो प्रश्न है उसको आप अच्छी तरह से समझ सके। दोस्तों फिर हम एक नए प्रश्न के साथ और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।